केमिस्ट्री का 16 लेक्चर आपके सामने है और जिसमें हमें एरोमेटिसिटी का भी 5th लेक्चर डिस्कस करना है। अब इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी इन रिएक्शन मैकेनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी इन रिएक्शन मैकेनिज्म में दो चीजें डिस्कस कर ली थी। पहली क्या थी? सोलोलिसिस रिएक्शन, दूसरी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और तीसरी जो बच गई थी एसिड बेस रिएक्शन में कैसे एरोमेटिसिटी हमारे लिए हेल्पफुल है, उस चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे एसिड बेस एरोमेटिसिटी कैसे एसिड बेस रिएक्शन में हमारी हेल्प करती है। तो ठीक है भाइयों, तो एरोमेटिसिटी एसिड बेस रिएक्शन में हमें दो जगह हेल्प करेगी। पहली क्या होगी? ऑफ प्रोटोनेशन ऑन इफेक्ट ऑफ प्रोटोनेशन ऑन बेस। दूसरी कहां किस जगह हेल्प करेगी? कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, दो जगह हमारी हेल्प करेगी भैया। एरोमेटिसिटी एसिड बेस रिएक्शन में हमारी दो जगह हेल्प करेगी। पहली कहां हेल्प करेगी? इफेक्ट ऑफ प्रोटोनेशन ऑन बेस, और दूसरी कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में। पहले इस चीज पे डील कर लेते हैं कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। एसिड क्या होते हैं भाइयों? जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं भाइयों, वो हमारे एसिड होते हैं। और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का काम कौन करते हैं? बेस करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो दो चीज क्लियर होगी। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। एसिड क्या होते हैं? एसिड जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं वो कहलाते हैं, वो स्पीसीज क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। और बेस क्या होते हैं? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो स्पीसीज क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। प्रोटॉन एक्सेप्टर में कौन कौन सा होते हैं? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ये दो स्पीसीज होते हैं जो बेस की कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो स्पीसीज के इसमें आते हैं, बेस में आते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एसिड क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर होते हैं, और बेस क्या होते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन कौन होते हैं? जिनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है वो सभी किस कैटेगरी में आते हैं? बेस की कैटेगरी में आते हैं। एक एक करके इन दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ने वाले इफेक्ट ऑफ प्रोटोनेशन ऑन बेस, और दूसरा क्या पढ़ेंगे? कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो पहला हम लेके चल रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रोटोनेशन ऑन बेस। तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है प्रोटोनेट करवाने पर, बेस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले। तो बेस क्या होते हैं, ये चीज मैंने आपको बताया, जिनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनशेयर्ड पेयर या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो ये स्पीसीज, ऐसी कैटेगरी वाले स्पीसीज वो क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो जिस बेस की जनरली हम बात करने वाले हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस की बात करने वाले हैं। और इसी नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस से हमारे ज्यादातर क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी के नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस पे ही हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस में कैसे हमारी एरोमेटिसिटी इस चीज में हेल्प करती है, उस चीज को देखने जा रहे हैं। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस भी हम किस दो कैटेगरी में देखने वाले हैं? ऐसे नाइट्रोजन जो कॉन्जुगेशन के साथ होंगे, जिनमें रेजोनेंस हो रहा होगा, तब देखेंगे कि एरोमेटिसिटी कैसे हेल्प कर रही है नाइट्रोजन बेस पे, क्या इफेक्ट होगा प्रोटोनेट करवाएंगे जब नाइट्रोजन को, तो बेस पे क्या डिफेक्शन आएगी, वो सारी चीजें यहां देखेंगे। ऐसे ही यहां पे देखेंगे नाइट्रोजन एटम पर विदाउट कॉन्जुगेशन, बिना रेजोनेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इन सब चीजों को डील करना है। तो पहले हम देखने वाले नाइट्रोजन एटम विदाउट कॉन्जुगेशन, नाइट्रोजन एटम विदाउट कॉन्जुगेशन। ठीक है भाइयों, तो आ जाओ। तो किसको देखने वाले हैं? पहले नाइट्रोजन एटम विदाउट कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो देखो भाई, तीन तरह के नाइट्रोजन एटम ले लो। ये तीन तरह के बेस को हम डिस्कस करने वाले हैं, विदाउट कॉन्जुगेशन है नाइट्रोजन एटम विदाउट कॉन्जुगेशन। तो यहां पे देखो, ए में, बी में, सी में अगर हम प्रोटोनेशन करवा देते हैं, प्रोटोनेशन मतलब H पॉजिटिव आयन दे देते हैं, इन सभी को प्रोटोनेट करवा देते हैं, तो इन नाइट्रोजन एटम कंटेनिंग बेस पर क्या इंपैक्ट होगा, उस चीज को हम देखने वाले हैं।
तो देखो पहले यहाँ बताओ नाइट्रोजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। यहाँ पे नाइट्रोजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, और ये नाइट्रोजन एटम के जो लोन पेयर होंगे वो कहां प्रेजेंट होंगे, लोन पेयर प्रेजेंट इन sp3 ऑर्बिटल। कहां पे प्रेजेंट होंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में इसके लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, और ये लोन पेयर कैसे होंगे, लोकलाइज्ड होंगे, कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है, लोकलाइज्ड होंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, और लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर कहां प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है क्या है, लोकलाइज्ड है, मतलब कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। अगर हम इस नाइट्रोजन एटम प्रोटोनेट करवा देते हैं तो इस पे इंपैक्ट क्या पड़ने वाले हैं, जैसे ही हाइड्रोजन को लोन पेयर दिखते हैं, जैसे ही ये प्रोटोनेशन मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये जैसे ही हाइड्रोजन को लोन पेयर दिख जाते हैं तो तुरंत इस पे अटैक मार देता है, और फिर हमें प्रोटोनेशन करवा देते हैं इसका, CH3 CH2 NH। तो देख सकते हैं इस केस में यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp3 थी, ठीक है, और यहां पे भी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रही भाइयों, sp3 रही, ठीक है। यहां पे लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट थे, तो ये इस लोन पेयर को डोनेट कर दिया। ये लोन पेयर कहां प्रेजेंट थे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट थे, तो ये इस लोन पेयर अपने आप को डोनेट कर दिया, हाइड्रोजन से शेयरिंग करके एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर दिया, तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। ऐसे ही इस पे आ जाओ, यहां पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, क्यों है, ऑलरेडी पाई बॉन्डेड है, क्योंकि किस वजह से ये नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन sp2 है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी पाई बॉन्डेड है। जिन भाइयों को इस चीज में दिक्कत आ रही है हाइब्रिडेशन निकालने में, तो सब दूसरी और तीसरी वीडियो जरूर देख के आए जीओसी की, उसमें यही सारी चीजें क्लियरिटी से बता रखी है, ठीक है भाइयों। तो अब बताओ इस पे आओ, नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या है, यहाँ पर sp2 है, किस वजह से है, रीजन मैं आपको बता दे रहा हूं क्या है, ये ऑलरेडी पाई बॉन्डेड होने की वजह से नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है, और जो इसके लोन पेयर है वो कहां प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और यहाँ इसके लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है, कोई कॉन्जुगेशन है। जैसे ही इसको प्रोटोनेट करवाएंगे, तो जैसे ही हम इसको प्रोटोनेट करवाया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वन नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों, इसने अपने अनशेड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाए हैं, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जैसे ही हमने इसको प्रोटोनेट करवाया तो यहाँ पे चेक किया हमने, यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या थी, sp2, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट थे उसने इसको डोनेट करे, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। अब अगर इस केस में यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp होगी, और क्यों ट्रिपल बॉन्ड बना रखे हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाने की वजह से इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp है, और अगर इसने अपने लोन पेयर प्रोटोनेट करवा दिए हाइड्रोजन से, इसने अपने लोन पेयर शेयर करे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया, तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो यहां पे भी हमने देखा नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन sp ही रही। तो हमने इन तीन केस में देखा, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, तो हमने देखा नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन जो स्टार्टिंग में थी वही हाइब्रिडेशन हमारी, कोई हाइब्रिडेशन पर कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। तो हमने यहां नोटिस ये किया, अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम जिनके पास लोन पेयर है, अगर वो लोन पेयर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहते हैं, अगर वो लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है, अगर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले लोन पेयर इस्तेमाल भी हो जाते हैं किसी भी सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए तो उस एटम की हाइब्रिडाइजेशन पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। जैसे यहाँ sp3 थी, वहां sp3 है, यहाँ sp2 थी, वहां पे भी sp2 है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, यहाँ sp थी, वहां पे भी sp है, तो उस नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कब नहीं पड़ेगा, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल के लोन पेयर शेयरिंग के लिए जाए, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल के लोन पेयर शेयरिंग में जाएंगे तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहते हैं, तो अगर वो कंज्यूम भी हो जाते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज का याद रखना, अगर नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में नहीं है,
अगर नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में नहीं है, नाइट्रोजन के लोन पेयर वो कहां प्रेजेंट होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे भाई। नाइट्रोजन के लोन पेयर कहां प्रेजेंट होंगे, इन शॉर्ट बता रहा हूं आपको, अगर नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होंगे वो कहां प्रेजेंट होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुई तो इसके लोन पेयर कहां प्रेजेंट होंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। अगर नाइट्रोजन sp2 हुई तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। अगर sp हुई तो sp हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। तो एक चीज याद रखना, जब नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में नहीं होगा तो नाइट्रोजन के लोन पेयर कहां प्रेजेंट होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। और अगर वो प्रोटोनेट भी हो जाता है तो उसकी लोन पेयर जो हाइब्रिडाइजेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो थी स्टार्टिंग में वही रहेगी। ठीक है, तो इस चीज का याद रखना, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल के लोन पेयर शेयरिंग में जाते हैं या सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए शेयर हो जाते हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं करता, इस चीज पे याद रखना। तो यही था नाइट्रोजन एटम विदाउट कॉन्जुगेशन। ठीक है, यही था नाइट्रोजन एटम विदाउट कॉन्जुगेशन के केस। अगर अब मैं नाइट्रोजन एटम विद कॉन्जुगेशन ले लूं, अगर मैं नाइट्रोजन एटम को कॉन्जुगेशन के साथ ले लूं, तब हम देखें प्रोटोनेट करवा के तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या क्या दिक्कतें खड़ी हो जाएगी, उस चीज को देखने जा रहे हैं। विद कॉन्जुगेशन, नाइट्रोजन एटम विद कॉन्जुगेशन, तो आ जाओ भाई देखो, नाइट्रोजन एटम ले लो विद कॉन्जुगेशन। क्लियर है भाई? देखो एक नाइट्रोजन एटम यहां ले लेते हैं कि आपको क्लियरिटी आ जाए, CH2NHH और इसके लोन। तो ए और बी में फर्क देखो, ए और बी में फर्क देखो। ठीक है, तो देखो यहां नाइट्रोजन एटम है विद कॉन्जुगेशन, विद कॉन्जुगेशन, और यहां जो नाइट्रोजन एटम है वो विदाउट कॉन्जुगेशन है। ये क्या है, विदाउट कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं नाइट्रोजन के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो यहां पे क्या है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो इस नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो sp2 है। क्यों हुई, ड्यू टू रेजोनेंस। यहां पे जो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2 है, क्यों है, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रही, sp2 रही। ठीक है भाई, रेजोनेंस की वजह से इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp2 थी। और यहां देखो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। क्यों है ये केस, किस लिए है, यहां पे नाइट्रोजन हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ड्यू टू ऑलरेडी पाई बॉन्डेड होने की वजह से, ड्यू टू ऑलरेडी पाई बॉन्डेड होने की वजह से। ये ऑलरेडी पाई बॉन्डेड है, इसकी वजह से नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp2 है। ये ऑलरेडी पाई बॉन्डेड नहीं है तब भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। क्यों है, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से। तो यहां जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है, और यहां जो लोन पेयर है वो क्या है, डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है। तो यही फर्क दिखा रहा था कि sp2 और sp2 में। अब देखते हैं नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है उसी में। तो भाइयों इसके जो लोन पेयर होंगे डीलोकलाइजेशन में पार्ट हो रहे हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, इसके लोन पेयर कहां प्रेजेंट होंगे, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में। क्यों है प्रेजेंट, ये सारे केस मैंने आपको सेकंड और थर्ड लेक्चर में आपको बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर कर रखे, क्योंकि ये इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं। इसकी लोन पेयर अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, अगर नाइट्रोजन डीलोकलाइजेशन के लिए जाएगा तो ये डीलोकलाइज होके ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां उतारेगा, और जिसकी वजह से यहाँ क्या होंगे, पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे। और पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए नाइट्रोजन को अपने लोन पेयर या लोन पेयर के थ्रू पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे, तो लोन पेयर कहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर कहां प्रेजेंट है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है भाइयों, यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, और उसके लोन पेयर कहां प्रेजेंट है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और जैसे ही इसको मैं प्रोटोनेट करवाता हूं, जैसे ही मैं इसको प्रोटोनेट करवाता हूं तो देखना जैसे ही हम इसको प्रोटोनेट करवाएंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन पे इंपैक्ट आ जाएगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3।
कैसे क्या हो जाएगी भाइयों, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp2, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन क्या थे, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर थे, इसके पास डीलोकलाइज्ड लोन पेयर थे, और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर की ये रेजोनेंस में काउंट हो रहा था, इसके अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल यूज हो गया, हाइड्रोजन की नाइट्रोजन की ये जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ आके चेंज होगी। तो कभी भी जो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होंगे, जो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होंगे, वो अगर शेयर कर लेते हैं, अगर वो शेयर हो जाते हैं प्रोटोनेशन में, तो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में, तो उनकी हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो जाती है, चेंजमेंट आ जाती है। यहाँ पे sp2 थी, वहां sp3 होगी। यहाँ पे देख सकते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो भाई पाई इलेक्ट्रॉन इसके लोन पे डीलोकलाइजेशन में पार्ट हो रहे थे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होंगे, तो यहाँ पे 2 2 4 कितने पाई इलेक्ट्रॉन है भाई, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, अगर उनको हम प्रोटोनेट करते हैं, तो देयर विल बी 2 डिफरेंस विल बी सीन, हम 2 डिफरेंस देख सकते हैं। पहला क्या डिफरेंस है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन में चेंजमेंट आना, चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। और दूसरा क्या इंपैक्ट दिखेगा हमें, रिडक्शन इन देयर पाई इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इन देयर पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो दिख रहा है आपको, क्लियर कर दिया मैंने आपको कि यहाँ पे अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होंगे, तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन, अगर हम नाइट्रोजन के लोन पेयर डीलोकलाइज्ड लोन पेयर को प्रोटोनेट करवा देते, शेयरिंग में दे देते सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में, तो नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो चेंज हो जाती है। नाइट्रोजन हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp2 थी, वहां sp3 होगी, ठीक है। और इसके जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, वहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हमने 2 डिफरेंस देखे, पहली क्या देखा, चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन रिड्यूस्ड। तो इसको पढ़ने का हमें ये फायदा हुआ, हम कई सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं भाइयों। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नाइट्रोजन गुड बेस है, कौन सा नाइट्रोजन पुअर बेस है। इससे हमें पता चल जाएगा कौन सा नाइट्रोजन गुड बेस है और कौन सा नाइट्रोजन पुअर बेस है। तो हमने 2 केस पढ़े भाइयों, क्या है, एक नाइट्रोजन विदाउट कॉन्जुगेशन पढ़ा, विदाउट कॉन्जुगेशन, इन शॉर्ट आपको बता रहे हैं। एक नाइट्रोजन हमने पढ़ा विद कॉन्जुगेशन। तो हमें कैसे एसिड बेस केमिस्ट्री में एरोमेटिसिटी कैसे हेल्प करेगी, उस चीज को इन शॉर्ट हम देखने जा रहे हैं। तो नाइट्रोजन हमने 2 चीज में पढ़ा, एक नाइट्रोजन बेस देखा विदाउट कॉन्जुगेशन, एक विद कॉन्जुगेशन। विदाउट कॉन्जुगेशन में लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट थे। और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन थी प्रोटोनेट होने के पहले, जैसे हम इसको प्रोटोनेट करवा देंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी, नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। तो भाई एक चीज याद रखना, नाइट्रोजन एटम अगर कॉन्जुगेशन में ना हो, उसके जो लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल के लोन पेयर यूज हो जाते हैं सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए या प्रोटोनेट होने में, जब H पॉजिटिव साथ शेयरिंग में, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर अभी हमने पढ़ा नाइट्रो एटम विद कॉन्जुगेशन, अगर इसमें जो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन होती है, अगर इसके जो लोन पेयर होते हैं, इसके जो लोन पेयर होते हैं वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते ही नहीं होते हैं। इसके जो लोन पेयर होते हैं अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। और अगर इसको हम प्रोटोनेट करवा देते हैं तो 2 डिफरेंस दिखते हैं। पहला क्या डिफरेंस होता है, चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरा क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाते हैं, इन्हीं को हमने अभी डिस्कस किया ही नहीं किया। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे हमें बेसिक स्ट्रेंथ बताने में फायदा होगा। इसमें हमें बता सकते हैं कौन अच्छा बेस है, कौन अच्छा बेस नहीं है। इससे जिससे हमारी हाइब्रिडाइजेशन में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, पाई इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। नाइट्रो एटम विदाउट कॉन्जुगेशन के साथ जो हमें नाइट्रोजन एटम मिलेगा वो भाई बहुत ही गुड बेस होगा, बहुत अच्छा बेस होगा, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा बेस होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में चेंजमेंट आ रही है, नुकसान हो रहा है इसका, पाई इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो रहे हैं, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, पुअर बेस हो जाएगा,
पुअर बेस हो जाएगा। तो भाई एक चीज याद रखना, नाइट्रोजन एटम विद कॉन्जुगेशन वाला हमारा गुड बेस होगा और नाइट्रोजन एटम विदाउट कॉन्जुगेशन वाला हमारा पुअर बेस होगा। तो अब आ जाओ कि बेसिक स्ट्रेंथ देखने में कि पिरिडीन और पायरोल में कौन अच्छा बेस है, उस चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन पे चल रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे से फंस सकते हैं। तो बताओ भाई, पिरिडीन और पायरोल में अगर हम प्रोटोनेशन करवा देते हैं, HCl डाल देते हैं, तो कौन अच्छा बेस होगा, कौन अच्छा बेस नहीं होगा, तो बताना भाइयों। तो देखो भाई, ये हमारा पिरिडीन है और ये हमारा पायरोल है। तो बताओ कौन अच्छा हमारा बेस है, विच इज बेटर बेस। तो देख सकते हैं नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 होगी, क्योंकि ऑलरेडी पाई बॉन्डेड है या नहीं है भाइयों। यहां पे हमारे नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 होगी। किस वजह से होगी, ड्यू टू ऑलरेडी पाई बॉन्डेड होने की वजह से। यहां पे भी हमारी नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या होगी भाइयों, sp2 होगी। क्यों होगी, यहां पे नाइट्रोजन के लोन पेयर होंगे वो कॉन्जुगेशन में पार्ट करें, तो इसलिए ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या हो रही, sp2 रही। तो भाइयों देख सकते हैं यहाँ नाइट्रोजन के लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, तो यहाँ पे डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो अभी मैंने क्या बताया, अगर नाइट्रोजन एटम डीलोकलाइज्ड हो या कॉन्जुगेशन में हो तो नाइट्रोजन होगा वो पुअर बेस होगा, नहीं होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, अगर नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन के लोन पेयर लोकलाइज्ड हो रहते हैं। क्यों, नाइट्रोजन ऑलरेडी पाई बॉन्डेड होता है, तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होंगे वो लोकलाइज्ड होते हैं। अब कैसे पता, आप बोलोगे यहाँ पर आसपास पाई इलेक्ट्रॉन भी है तो ये कॉन्जुगेशन में पार्ट कर सकता है। भाइयों बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने यहाँ पे एक ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना रखा है और दूसरा पाई बॉन्ड बनाने के लिए इस कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, वो उसके प्लेन में नहीं है, परपेंडिकुलर प्लेन में, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग परफेक्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोन पेयर हैं वो क्या रहे, लोकलाइज्ड रहे। यहाँ पे जो इसके लोन पेयर रहे लोकलाइज्ड रहे। इसको मैंने सेकंड और थर्ड लेक्चर में अच्छी तरह सिखाया है भाइयों आपको। अगर जिन भाइयों को नहीं समझ आ रहा वो सेकंड और थर्ड लेक्चर जरूर देखें, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर को जजमेंट करना आपको समझ में आ जाएगा कि हाइब्रिडेशन पे कैसे इंपैक्ट पड़ता है, लोन पेयर कैसे मैं लोकलाइज बता रहा हूँ, डीलोकलाइज बता रहा हूँ, उस चीज पे। अगर नहीं अभी काम चलाना है तो इससे हम चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर लोकलाइज्ड है, यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। अगर हम प्रोटोनेट करवा देते तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा, तो नाइट्रोजन यहाँ पे शेयरिंग में चला जाएगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ पर शेयरिंग में चले जाएंगे। तो यहाँ पे शेयरिंग में गए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, और यहाँ पर शेयरिंग में गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा नहीं आएगा, एक HA। तो अब बताओ क्या क्या चेंजमेंट दिखी। तो अभी हमने क्या बोला, इसके जो लोन पेयर होंगे वो कहाँ प्रेजेंट थे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट थे। इसके जो लोन पेयर थे कहाँ प्रेजेंट थे भाइयों, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। और इसके जो इसकी नाइट्रोजन हाइब्रिड sp2 है, और लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होने की वजह से इसके जो लोन पेयर होंगे अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। और p ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से तो मैंने दो केस बताए थे, नाइट्रो एटम विदाउट कॉन्जुगेशन और विद कॉन्जुगेशन। विदाउट कॉन्जुगेशन में नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ती, यहाँ पे भी sp2 है, वहाँ पे भी sp2 है। यहाँ पे sp2 है पर यहाँ पे देखो नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, और इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ चेक करो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे, और उधर कितने पाई इलेक्ट्रॉन बच गए, सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स बच गए। और जैसा कि मैंने बताया था कि कॉन्जुगेशन वाले इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्जुगेशन वाले नाइट्रोजन होते हैं उनकी हाइब्रिडेशन रिड्यूस हो जाती है। यहाँ sp2 थे, वहाँ sp3 हो गए, और पाई इलेक्ट्रॉन भी रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है भाइयों, तो अब बताओ पायरोल और पिरिडीन में कौन अच्छा बेस है। तो पहले इस चीज को देख लेते हैं, कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, इस चीज वालों। तो भाई देख सकते हैं ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ये कंपाउंड हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इस पे आ जाओ, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के लोन पे शेड हो गया है, शेड होने की वजह से हाइड्रोजन प्रोटोनेट हो गया, इसकी वजह से शेयरिंग में आ गए, तो यहाँ पे लोन पे है नहीं। तो देखो यहाँ पे कितने, ये
साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या भाइयों ये एंटी एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? नहीं होगा भाइयों, यहाँ पे ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है। यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है। और कभी भी रिंग में sp3 कार्बन या नाइट्रोजन कभी भी आ जाता है तो रिंग क्या होती है? नॉन कॉन्जुगेटेड हो जाती है। पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं है। तो आप देख भी सकते हो यहाँ पे लोन पेयर नहीं है तो डीलोकलाइजेशन हो नहीं सकता, तो पूरी रिंग कॉन्जुगेशन नहीं है। तो यहाँ पे रिंग क्या है? साइक्लिक है पर नॉन कॉन्जुगेटेड है। और नॉन कॉन्जुगेटेड होने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। तो ये गलती मत ना करना एंटी एरोमेटिक बोल के। इसके पास माना हमने 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तभी काउंट करेंगे जब ये डीलोकलाइज होंगे। ये जब डीलोकलाइज नहीं है तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसी भी साइक्लिक रिंग में होती है तो वहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं होती। हर एटम sp2 होना चाहिए। और यहाँ पे देखो ये एटम sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2, पर यहाँ पे देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ गया। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम होने की वजह से ये पूरी रिंग डीलोकलाइज नहीं है। हक्कल रूल हमें ये बोलता है अगर पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन होगी तभी हम डीलोकलाइज्ड रिंग मानेंगे, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड मांगेंगे। तो इसी वजह से ये नॉन एरोमेटिक रहा। और हम अब बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा पिरिडिन और पायरोल में? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा पिरिडिन और पायरोल में? तो ऑब्वियस ही बात है पिरिडिन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन होगा? ए इज ग्रेटर देन बी। और आपसे पूछ ले पिरिडिन और पायरोल में सबसे अच्छा बेस कौन होगा? जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर थे हाइब्रिड ऑर्बिटल में थे, इसने प्रोटोनेशन में पार्ट भी कर लिया तब भी इसके लोन पेयर क्या, इसके लोन पेयर पार्ट भी हो गए तो नाइट्रोजन हाइब्रिडेशन में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ी। यहाँ पे sp2 थी, वहाँ पे sp2 थी, पर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे sp2 था हाइब्रिड नाइट्रोजन एटम, वहाँ sp3 हो गए, चेंज इन हाइब्रिडेशन। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे, वहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन पे इंपैक्ट आया। तो ये भाई ऑब्वियस ही बात है पिरिडिन क्या होगा? पिरिडिन होगा गुड बेस होगा, गुड बेस होगा। और पायरोल क्या होगा? पुअर बेस होगा, पुअर बेस होगा। तो भाइयों इस चीज में जजमेंट करना कि कौन गुड बेस है कौन पुअर बेस है, इस चीज को बताना। तो एक चीज और भी मैंने आपको जब मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा रहा था तब मैं आपको बताया था कि अगर लोन पेयर लोकलाइज्ड हो, अगर लोन पेयर लोकलाइज्ड हो तो वो क्या कहलाता है? गुड बेस। अगर लोन पेयर लोकलाइज्ड हो, आपको मैंने पढ़ाया था मेसोमेरिक इफेक्ट में, तो ये गुड बेस होंगे। अगर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हो तो ये क्या होंगे? पुअर बेस होंगे। तो भाइयों इस चीज से भी हम जज कर सकते हैं गुड बेस कौन होगा पुअर बेस कौन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या थे? लोकलाइज थे। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गुड बेस कहलाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं पायरोल के जो लोन पेयर थे वो डीलोकलाइज्ड हैं, और जिसकी वजह से क्या होंगे? पुअर बेस होंगे। आपको इस मेथड से बता दिया, उस मेथड से बता दिया, यही फंडा है भाइयों, इस चीज को क्लियर कर लेना। नोट कर लो, फिर अपने अदर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करना है, ठीक है भाइयों? तो भाइयों मिटाने चलूं तो इतना याद रखना, अगर नाइट्रोजन के जो हाइब्रिडाइजेशन है, अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले हों तो अगर वो यूज भी हो जाते हैं तो नाइट्रोजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी हाइब्रिडाइजेशन पर। और अगर नाइट्रोजन के जो हाइब्रिडाइजेशन है, अगर वो उसके जो लोन पेयर हैं वो पी ऑर्बिटल में हों, लोकलाइज्ड हो, डीलोकलाइज्ड हो, अगर जो उसके लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हो तो उस पर फर्क पड़ेगा 2 जगहों पर। क्या? हाइब्रिडाइजेशन में फर्क पड़ेगा, और दूसरी कहां पड़ेगा? पाई इलेक्ट्रॉन उसके रिड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो पुअर बेस हो जाएगा, और जो पहले वाला है वो गुड बेस हो जाएगा, ठीक है? अब बताना वेयर प्रोटोनेशन अक्कर, बताना भाइयों कहां पे प्रोटोनेशन होगा? जब मैं HCl डाल रहा हूं 1 मोल HCl डालूंगा तब प्रोटोनेशन किस हाइड्रोजन पे होगा, इसे बताओ भाई, ठीक है? तो देख सकते हैं HCl टूटेगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में,
अब H पॉजिटिव प्रोटोनेट होने के लिए नाइट्रोजन के लोन पेयर देखेगा। पहले ये देखेगा नाइट्रोजन के लोन पेयर इधर भी है, इधर भी है, तो फिर हमें देखना है कि नाइट्रोजन यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन ऑलरेडी पाई बॉन्डेड है, इसकी वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। किस वजह से है, ऑलरेडी पाई बॉन्डेड होने की वजह से, पाई बॉन्डेड होने की वजह से। और यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो क्या है, इसकी भी हाइब्रिडेशन sp2 है। क्यों है यहाँ पर sp2, क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से इस नाइट्रोजन लोन पेयर क्या है, sp2 है। और ये ऑलरेडी पाई बॉन्डेड होने की वजह से इस नाइट्रोजन के जो हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन के लोन पेयर कैसे होंगे भाइयों, लोकलाइज्ड होंगे, नहीं होंगे, बताया भी आपको मैंने, ऑलरेडी पाई बॉन्ड होने की वजह से। तो जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होंगे वो लोकलाइज्ड होंगे, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होंगे वो कैसे होंगे, डीलोकलाइज्ड होंगे, डीलोकलाइज्ड। तो प्रोटोनेट होना कहाँ पसंद करेंगे लोन पेयर, जो H पॉजिटिव आयन कहाँ प्रोटोनेट होने पसंद करेंगे, जहां से वो गुड बेस होंगे। तो कौन सा नाइट्रोजन गुड बेस होता है, जो लोकलाइज्ड लोन पेयर होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल में होंगे, वो शेयर होंगे, तब भी नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ होंगे तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन sp2 होती, ये अटैक मारेगा तो sp3 हो जाएगी, पाई इलेक्ट्रॉन भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो भाइयों ये जो हाइब्रिड H पॉजिटिव आयन है ये यहाँ प्रोटोनेट होना चाहेगा, तो कर दो प्रोटोनेट। तो ये ऐसे क्वेश्चन ही करने हैं भाइयों। यहाँ हमने प्रोटोनेट कर दिया और नाइट्रोजन ने प्रोटोनेट होने के बाद नाइट्रोजन ने अपने अनशेड पेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाइयों, यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए ये गुड बेस था। यहाँ पे प्रोटोनेशन होना बहुत अच्छा था। और देख भी सकते हैं यहाँ पे देखो एरोमेटिसिटी को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन साइक्लिक है, पूरी रिंग कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर भी है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6। इस नाइट्रोजन लोन पर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन लोन पर क्या है भाई, वो लोकलाइज्ड है। आपको सब सिखा चुका हूँ एरोमेटिसिटी में, किस लोन पर लोकलाइज्ड है, किस लोन पर डीलोकलाइज्ड है। तो साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड, प्लेनर है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। और यहाँ देखो भाइयों, यहाँ पे भी साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे भी एरोमेटिक है। तो देख सकते हैं वहाँ प्रोटोनेशन करवाने की वजह से नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन में भी कोई चेंजमेंट नहीं आई, और एरोमेटिसिटी भी खोया नहीं, इसने अपनी एरोमेटिसिटी को भी मेंटेन रखा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन गुड बेस हुआ, ये वाला पुअर बेस हुआ। तो अब बताना कि नाइट्रोजन किस जगह प्रोटोनेट होना चाहेगा, वेयर प्रोटोनेशन अक्कर, बताना भाइयों कहां पर प्रोटोनेशन होगा। तो बताओ भाइयों कि कहां पर प्रोटोनेशन होगा। नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन कहां से आ गया, कहां पर प्रोटोनेशन होगा, तो बताओ। तो हमने एक नाइट्रोजन ये ले लिया, एक नाइट्रोजन ले लिया। तो बताओ भाइयों कि किस नाइट्रोजन पे प्रोटोनेशन होगा। अगर हम HCl डाल देते हैं, तो HCl डाला है, तो पहले इस चीज पे आ जाओ, चेक करो। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑलरेडी पाई बॉन्डेड है, ये भी ऑलरेडी पाई बॉन्डेड है, ये भी ऑलरेडी पाई बॉन्डेड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये भी लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है, ये भी लोन पेयर क्या है भाइयों, लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड है या नहीं है, लोकलाइज्ड है। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर बिल्कुल हर जगह दोनों सेम है, दोनों ही गुड बेस है। नाइट्रोजन ये जो H पॉजिटिव है कहीं पे भी प्रोटोनेट हुआ, तो हमने माना ये प्रोटोनेट हो गया इधर, ठीक है, प्रोटोनेट हो गया यहाँ पर। तो नाइट्रोजन और इधर प्रोटोनेट हो गया, और जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ठीक है। तो देखें एरोमेटिसिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ देखो साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड, प्लेनर है, और नाइट्रोजन के दोनों के लोन पेयर लोकलाइज्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करेंगे, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, डबल बॉन्ड वाले ही गिनेंगे, ओनली 6 पाई इलेक्ट्रॉन साथ देयर। और जिसकी वजह से कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा ही नहीं होगा, ये एरोमेटिक है। इस चीज पे आओ, यहाँ पे देखो,
ये लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है, और यहाँ लोन पेयर शेयरिंग में आ गए, तो कोई ये लोकलाइज्ड है तो इनको पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करेंगे, तो इसके लोन पेयर ही नहीं बचे, इसको तो काउंट करना ही नहीं है। तो साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एरोमेटिक है। अगर इसके अंदर मैं आगे HCl और डाल देता हूं तो कहां पे प्रोटोनेशन होना पसंद करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी नाइट्रोजन, यहां पे प्रोटोनेशन हो गए तो यहां बचे, तो ये हाइड्रोजन वहां जाएगा नाइट्रोजन पे प्रोटोनेट होने, तो इस नाइट्रोजन पे भी प्रोटोनेशन होगी और इस नाइट्रोजन पे भी प्रोटोनेशन होगी। तो देख सकते हैं भाइयों कि पॉजिटिव चार्ज इधर भी आया, पॉजिटिव चार्ज इधर भी आया। तो यहाँ अभी भी देख सकते हैं साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कंपाउंड अभी भी एरोमेटिक ही रहा, ये कंपाउंड अभी भी एरोमेटिक ही रहा। ठीक है भाइयों, ये कंपाउंड अभी भी एरोमेटिक ही रहा, नोट कर लो। आ जाओ इस क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी इस कंसेप्ट, आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं जिससे हमारा ये कंसेप्ट और अच्छी तरह मजबूत हो जाए। तो देखना भाइयों, बताना कहां पे प्रोटोनेशन होना पसंद करेगा हाइड्रोजन। तो बताओ प्रोटोनेशन कहां पे होना पसंद करेगा। ठीक है, तो देखो भाइयों, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्यों है, ड्यू टू ऑलरेडी पाई बॉन्डेड होने की वजह से। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो क्या है, लोकलाइज्ड है, नहीं है, लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, लोकलाइज्ड लोन पेयर। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन के जो है लोन पेयर हैं, ये नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी क्या है, sp2 है, क्यों है, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से। और नाइट्रोजन के लोन पेयर कैसे हैं, यहाँ पर डीलोकलाइज्ड है या नहीं है, डीलोकलाइज्ड है, और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, तो प्रोटोनेशन कहाँ करना पड़ेगा, ये ऑब्वियस बात है, पुअर बेस होगा, ये गुड बेस होगा, तो ये प्रोटोनेशन यहाँ होना पसंद करेगा, यहाँ प्रोटोनेशन हुआ, और इधर पॉजिटिव चार्ज आया इधर। ठीक है, तो चेक करो, ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे, यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर डीलोकलाइज है तो लोन पेयर काउंट होंगे पाई इलेक्ट्रॉन में, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये एरोमेटिक है। तो यहाँ पर प्रोटोनेशन होने की वजह से ये कंपाउंड अपनी एरोमेटिसिटी मेंटेन कर रख पाया। कैसे रख पाया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी भी नाइट्रोजन के लोन पेयर इस वाले के डीलोकलाइज है तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होंगे, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाइयों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये कंपाउंड अभी भी क्या हुआ, एरोमेटिक ही रहा। ठीक है, अगर मैं भाइयों यहाँ पर भी HCl डाल दूं, अगर मैं इसके आगे भी HCl डालूं, तो किस जगह पर प्रोटोनेशन होना पसंद होगा, किस जगह पे प्रोटोनेशन होना अच्छा होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन प्रोटोनेट हो चुका है तो ऑब्वियस बात है ये यहाँ जाना पसंद करेगा, और कोई चारा भी नहीं है, बेचारा यहाँ जाएगा। तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन पे देखना क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो भैया, अगर नाइट्रोजन यहाँ प्रोटोनेट करवा लेता है, एक हाइड्रोजन था और प्रोटोनेट होकर यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव है ही है, इसने प्रोटोनेट हो चुका है पहले ही। तो देखो भाइयों, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या थी, sp2 थी, और मैंने आपको पहले भी बताया था अगर नाइट्रोजन डीलोकलाइज्ड लोन पेयर कंटेन करता है तो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर अगर शेयरिंग में चले जाते हैं तो वो 2 फर्क दिखाएगा, एक चेंज इन हाइब्रिडेशन दिखाएगा और दूसरी क्या होगी, पाई इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाएंगे। तो भाइयों देख सकते हैं यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन क्या थी, sp2 है, और यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो आपको मैंने अभी क्लियर कर चुका हूँ। यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp2 थी, वहाँ sp3 होगी, और यहाँ पर देखो एरोमेटिसिटी में भी फर्क पड़ा, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर है, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर, हम बोलेंगे साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी वजह से हम क्या बोल देंगे, एंटी एरोमेटिक, ये जो कि भाइयों हम कर देंगे गलत। भाइयों यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन का कौन सी हाइब्रिडेशन रख रहा है, sp3 हाइब्रिडेशन, और sp3 हाइब्रिडेशन रिंग में कभी भी आ जाती है तो पूरी रिंग क्या हो जाएगी, नॉन कॉन्जुगेटेड हो जाएगी। तो रिंग तो साइक्लिक है पर नॉन कॉन्जुगेटेड है, और नॉन कॉन्जुगेटेड है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये रिंग नॉन एरोमेटिक हो जाएगी, नॉन एरोमेटिक हो जाएगी। तो भाइयों देखो इस बेचारे नाइट्रोजन ने इसके जो लोन पेयर लोकलाइज थे तो ये शेयरिंग में गया तो रिंग को एरोमेटिसिटी खोने नहीं दी। जैसे ही ये जब ये डीलोकलाइज लोन पेयर कंटेन कर रहा है नाइट्रोजन, जैसे ही इसने शेयर करा प्रोटोनेशन में तो ये एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया और इसकी हाइब्रिडेशन में चेंज हुई। तो इसी वजह से ये वाला नाइट्रोजन पुअर बेस है, ये वाला नाइट्रोजन गुड बेस है। तो भाइयों इस चीज को याद रखना कि लोकलाइज्ड नाइट्रोजन
नाइट्रोजन होंगे, लोकलाइज नाइट्रोजन वाले लोन पेयर होंगे, अगर नाइट्रोजन डीलोकलाइजेशन में पार्ट नहीं करेगा वो नाइट्रोजन गुड बेस होगा, अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्ट हो रहे होंगे तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, पुअर बेस हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखना। अब हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे की ओर चल रहे हैं जिसका नाम है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आ जाओ भाइयों हम चलते हैं कंपैरिजन करने। तो हमने ये पूरा क्लियर कर लिया कि इफेक्ट ऑफ प्रोटोनेशन ऑन बेस, बेस पर क्या इफेक्ट पड़ा प्रोटोनेशन करवाने पे वो हमने देख लिया। तो दो केस पढ़े, उन दोनों केसों को मैंने अच्छी तरह डिस्कस कर लिया। अब हम चल रहे हैं कि कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन पे चल रहे हैं भाइयों। तो आ जाओ भाइयों एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन में हम क्या करने वाले हैं। तो एसिड क्या होते हैं, जैसे ये H है, ये डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव में, H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव में। जब भी कोई एसिड डिसोशिएट होगा तो H प्लस आसानी से कब देगा, जब भी कोई एसिड डिसोशिएट होगा तो ऐसे डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव और A नेगेटिव में। ठीक है भाइयों, इस चीज का रखना, कभी भी एसिड डिसोशिएट होगा तो H पॉजिटिव आयन निकलेगा और अनायन भी मिलेगा। तो आ जाओ, तो हमें तो ये चेक करना है, जैसे HA1 है और A1 नेगेटिव निकला, और अगर हमने एक एसिड ये ले लिया और H पॉजिटिव A2 नेगेटिव में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है, यहां हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा बेटर एसिड होगा कौन सा बेटर एसिड होगा। तो बेटर एसिड को हम चेक करने के लिए दो मेथड है हमारे पास, दो तरीके से हम बता सकते हैं कौन सा एसिड बेटर है कौन सा एसिड पुअर है। एक मेथड है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो देख लो भाइयों, क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे आते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है और ये इनऑर्गेनिक में ज़्यादा यूज होती है, और क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑर्गेनिक कंसेप्ट को रखती है, और हमें इसी क्वालिटेटिव एनालिसिस को ज़्यादातर इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा डिस्कस करना है। इनऑर्गेनिक में हल्का फुल्का पता होना चाहिए हमें, आयनिक इक्विलिब्रियम की बातों को यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें Ka की वैल्यू और pKa की वैल्यू पर ज़्यादा डिस्कशन होगी। Ka की वैल्यू pKa की वैल्यू से हम बता सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रोंगर है कौन सा एसिड वीकर है, और यहाँ ऑर्गेनिक कंसेप्ट से हम बताएंगे कि कौन सा एसिड स्ट्रोंगर है और कौन सा एसिड वीकर है। तो हम आ जाते हैं, छोटा सा देख लेते हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस से तो हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, K और pKa की वैल्यू से हमें कैसे हम बताएंगे। तो भाइयों देखो, अगर कोई भी एसिड स्ट्रोंगर होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाना पसंद करेगा, HA टूटेंगे H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव में, होगा ही नहीं होगा। बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, इस चीज को ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम क्या होता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब रिएक्शन जाती है, कभी बैकवर्ड जाती है कभी फॉरवर्ड जाती है, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। तो आ जाओ, कभी भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो H पॉजिटिव आयन ज्यादा देगी, तो मतलब जब स्ट्रोंगर एसिड होगा तो H पॉजिटिव आयन को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो मतलब वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाना पसंद करेगी, बैकवर्ड कम आना पसंद करेगी। तो जैसे फॉरवर्ड गई बैकवर्ड कम आई। ठीक है, और अगर वीकर एसिड होगा तो एसिड बैकवर्ड आना, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड आना पसंद करेगी, फॉरवर्ड जाना कम पसंद करेगी। तो देख सकते हैं नहीं देख सकते। तो इससे हम बता सकते हैं, दो चीजों को डिस्कस करेंगे, एक Ka की वैल्यू डिस्कस करेंगे, एक होगी pKa की वैल्यू। तो पहले हम Ka की वैल्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। K इक्विलिब्रियम का है कंसेप्ट ही है, जिसमें देखो स्ट्रोंगर एसिड में क्या होगा। देखो भाइयों, अगर ये एसिड स्ट्रोंगर हुआ
तो H पॉजिटिव की आयन स्ट्रेंथ कब हमें ज़्यादा मिलेगी? H पॉजिटिव की आयन की स्ट्रेंथ जब ज़्यादा मिलेगी तभी ये एसिड स्ट्रोंगर होगा ही नहीं होगा, स्ट्रोंगर होगा ही नहीं होगा। तो अगर H पॉजिटिव की स्ट्रेंथ ज़्यादा मिली तो Ka की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी नहीं होगी? और हाई होगी तो स्ट्रोंगर एसिड होगा, स्ट्रोंगर एसिड होगा। जब Ka की वैल्यू हाई होगी तो स्ट्रोंगर एसिड होगा, अगर Ka की वैल्यू लो हुई तो वीकर एसिड होगा। तो दो चीज को याद रखना, Ka की वैल्यू हाई हुई तो स्ट्रोंगर एसिड और Ka की वैल्यू लो हुई तो वीकर एसिड। अब pKa की वैल्यू पे आते हैं, तो इस चीज को याद रखना, जो Ka होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa से। मतलब जब Ka की वैल्यू हाई होगी तो ऑब्वियस सी बात है pKa की वैल्यू क्या होगी? लो होगी। तो जब लो pKa होगा तो ऑब्वियस सी बात है pKa की बात चल रही है, Ka की वैल्यू हाई हुई मतलब हाई पे स्ट्रॉन्गर एसिड दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है Ka की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है pKa से, तो pKa की वैल्यू क्या होगी? लो होगी। लो होगी तो स्ट्रॉन्गर एसिड मिलेगा, स्ट्रॉन्गर एसिड मिलेगा, ठीक है। और अगर Ka की वैल्यू लो हुई तो ऑब्वियस बात है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से pKa की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी, और हाई होगी तो हमें वीकर एसिड मिलेगा। तो एक चीज याद रखना, इस चीज को इन शॉर्ट में बता देता हूं, अगर Ka की वैल्यू हाई होगी तो स्ट्रॉन्गर एसिड मिलेगा, लो होगी तो वीकर एसिड मिलेगा। लो होगी pKa की वैल्यू तो स्ट्रॉन्गर एसिड, हाई होगी pKa की वैल्यू तो वीकर एसिड। ठीक है भाइयों, इस चीज को याद रखना, इससे हम जज कर सकते हैं कि कंपाउंड एसिड है या बेस है, ठीक है। और अगर हम इस चीज को याद भी नहीं रखते तो हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस, ऑर्गेनिक कंसेप्ट हमें खुद बता देता है कि एसिड स्ट्रॉन्गर है या वीकर है। हमें उसी चीज को पढ़ने हैं और उससे हम ये भी स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं कौन सी वैल्यू Ka की ज्यादा होगी, Ka की और pKa की वैल्यू भी हम बिल्कुल बता सकते हैं। तो आ जाओ भाइयों, तो कहता है कोई भी एसिड H प्लस की स्ट्रेंथ जब ज्यादा देगा, कोई भी एसिड H प्लस की स्ट्रेंथ जब ज्यादा देगा जब उसका आयनायन वापस इस पे रिएक्ट करके इस रिएक्शन को रिवर्स ना कर दे, इस रिएक्शन को रिवर्स करना कर दे। कोई भी एसिड H प्लस की स्ट्रेंथ तब ज्यादा देगा, कोई भी एसिड H प्लस की स्ट्रेंथ तब ज्यादा देगा, मतलब जब भी एसिड डिसोसिएट होगा H प्लस आयन हमें तभी ज्यादा मिलेंगे जब एनायन इस पर वापस रिवर्स अटैक मारकर इस रिएक्शन को रिवर्स ना कर दे। पर भाइयों एनायन रिवर्स अटैक क्यों मारेगा? क्यों? जब अटैक रिवर्स मारेगा तो एनायन ऑब्वियस ही बात है अनस्टेबल होगा। अगर हमारा एनायन स्टेबल हुआ तो ये रिएक्शन रिवर्स जाएगी नहीं, तो हमें क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है फिर ये बात क्या होगा? ये हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अगर ये अनस्टेबल हुआ तो ये रिएक्शन वापस रिवर्स कर देगा और जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी और इससे पता चल जाएगा हमारा वीकर एसिड है। मतलब हमारा बेसिक बात क्या कहना चाहता हूं, यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के। तो हमें सिर्फ यही चेक करना है, ऑर्गेनिक कंसेप्ट हमें यही बताती है कि एनायन की स्टेबिलिटी को चेक करो। अगर एनायन स्टेबल हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, मतलब वो रिएक्शन को बैकवर्ड जाने ही नहीं देगा। अगर एनायन अनस्टेबल हुआ तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, मतलब वो स्टेबल एनायन नहीं होगा तो ऑब्वियस बात है एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो इस चीज का याद रखना, ठीक है भाइयों, इस चीज को याद रखना। तो आ जाओ, तो ये चीज याद रखना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो अगर हमारा एनायन एरोमेटिक हुआ और अगर हमारा एनायन नॉन एरोमेटिक हुआ और अगर हमारा एनायन एंटी एरोमेटिक हुआ, क्या हुआ भाइयों? एंटी एरोमेटिक हुआ। तो भाइयों जो हमारे एसिड होंगे, एरोमेटिक हुआ हमारा एनायन तो एसिड होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और नॉन एरोमेटिक होगा तो मॉडरेट एसिड होगा, ठीक है। अगर एंटी एरोमेटिक हुआ तो ऑब्वियसली बात है वीक एसिड होगा। तो इस चीज का याद रखना, अगर हमारी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की स्टेबिलिटी एरोमेटिक हुआ, एनायन एरोमेटिक निकला तो एनायन जो हमारा एसिड होगा
वो स्ट्रोंग होगा। अगर हमारा एनायन नॉन एरोमेटिक मिला वो मॉडरेट एसिड होगा, और अगर हमारा एनायन एंटी एरोमेटिक हुआ तो वो क्या होगा भाइयों, वीक एसिड होगा। तो हमें स्टेबिलिटी ऑफ एनायन को ही चेक करना है, और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन में हमें एरोमेटिसिटी में कैसे हेल्प करेगी, एरोमेटिसिटी इन तीनों चीज को डिस्कस करने में हेल्प करेगी। अगर हमारा एनायन एरोमेटिक होगा तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, नॉन एरोमेटिक होगा मॉडरेट एसिड होगा, एंटी एरोमेटिक होगा तो वीकर एसिड होगा। तो हमें सिर्फ यही चेक करना है कि हमारा एनायन कैसा होगा। अगर हमारा एनायन एरोमेटिक होता है तो स्ट्रॉन्गर एसिड, एंटी एरोमेटिक होता है तो वीकर एसिड, और मॉडरेट होगा कब, जब हमारा एसिड कैसा होगा, कैसा होगा भाइयों, नॉन एरोमेटिक। तो बताओ भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करो, अब करना है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, चेक करना है क्या, एरोमेटिसिटी को ही चेक करना है, ठीक है। और एक आखिरी ये लो, 7 मेंबर्ड की रिंग है, 7 मेंबर्ड की रिंग है। तो बताओ भाइयों कि हमारा एनायन कैसा होगा। ए, बी और सी में हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करो, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करो। तो हमें के और पीके की वैल्यू पे नहीं जानी, मैथमेटिकली कंसेप्ट पे नहीं जाना, क्वांटिटेटिव कंसेप्ट पे नहीं जाना, सिर्फ कहाँ पे जाना है, क्वालिटेटिव कंसेप्ट पे, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट है। तो हमें क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो क्या करना है भाइयों, हाइड्रोजन को उड़ाओ, हटाओ भाई, हाइड्रोजन हटाते ही एनायन बनेगा, हाइड्रोजन जब निकल जाएगा तो एनायन बनेगा नहीं बनेगा। और अब चेक करो ये ए बी सी में कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। तो देख सकते हैं साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, और एनायन गया तो ये नेगेटिव चार्ज देखे गया, 2 2 4 कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। इस पे आ जाओ, देखो भैया साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड प्लेनर है, 2 2 4 2 6, अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करेंगे, यहाँ पे भी किया था, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, क्या हो जाएगा भाइयों, एरोमेटिक। इस पे आ जाओ, 7 मेंबर्ड वाली रिंग में साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। और भाइयों मैंने क्या बताया था, 7 मेंबर्ड रिंग में, जैसे ही हम 7 मेंबर्ड रिंग में कदम रखते हैं, अगर वो एंटी एरोमेटिक वाले इलेक्ट्रॉन रखता है तो हम उस एंटी एरोमेटिक वाले इलेक्ट्रॉन को नॉन एरोमेटिक बोलेंगे, ठीक है भाइयों। तो ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एंटी एरोमेटिक होता है, पर हम इसे बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। जिन भाइयों को दिक्कत आ रही है वो प्लीज मेरी एरोमेटिसिटी वाली सभी वीडियो को जरूर देख के आए। सबसे सेकंड या थर्ड वीडियो में मैंने इस चीज़ को, कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया है, जिसमें हमने 3 to 10 मेंबर्ड रिंग की एरोमेटिसिटी को किया था, और सच में मार के भी देख सकता है, ठीक है। साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर 8 पाई इलेक्ट्रॉन होकर एंटी एरोमेटिक हो सकता है, पर ये नॉन एरोमेटिक होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, अभी मैंने क्या बोला, अगर हमारा एनायन एरोमेटिक हुआ तो अच्छा एसिड होगा, नॉन एरोमेटिक हुआ तो मॉडरेट एसिड होगा, और एंटी एरोमेटिक होगा तो वीकर एसिड होगा। तो ऑब्वियस ही बात है ए बी सी में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो पहले स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे दो, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन की स्टेबिलिटी बताओ, ऑर्डर बताओ। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, बी देन सी देन ए, बी देन सी देन ए। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑब्वियस ही बात है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे डिपेंड करती है, तो बी देन सी देन ए। अब पूछ ले भाई के की वैल्यू बताओ, के की वैल्यू बताओ। तो मतलब जो H पॉजिटिव आयन की स्ट्रेंथ ज्यादा, मतलब जो जितना ज्यादा एसिडिक उतनी ज्यादा के की वैल्यू होगा, मतलब जितना ज्यादा के की वैल्यू उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, ऑब्वियस ही बात है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ही फॉलो करता है, बी सी एंड देन ए। तो पीके की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने क्या बोला, के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीके से। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, ए देन सी देन बी, ए देन सी देन बी। तो ये हमने इस मेथड से भी हमने के और पीके की वैल्यू भी काउंट कर ली, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बता दिया, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन भी बता दिया। तो इस वजह से हमारी ये चीज़, सारी चीज़ें हमारी इस चीज़ों में हेल्प करती हैं। अब आ जाओ, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें बताना एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो भाइयों, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना, एक एनायन ये है हमारे पास, तो ऐसे ही छोड़ दिया अभी हमने एनायन। अभी हम जब हम करेंगे तो उस चीज पर आ जाएंगे। अभी एक हाइड्रोजन ये है और
एक हमारे पास एक ही है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा। तो भाइयों अब बात आती है, क्वेश्चन आएगा, बताओ कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ए बी और सी में, ए बी सी में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। इस चीज़ को बताने के लिए हाइड्रोजन को उड़ाना पड़ेगा। उड़ा दो भाई, हाइड्रोजन उड़ा रहा हो, नेगेटिव चार्ज लगा दो, एनाइन बनाओ, फिर चेक करेंगे एनाइन की स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन पे देखो कि एनाइन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक है। तो देखो ए में ये एनाइन साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है और कितने पाई इलेक्ट्रॉन, दो, 4 और 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया भाइयों, एरोमेटिक हो गया। इस पर आ जाओ, ये कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर भी है और इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। और इस पे आ जाओ, ये कंपाउंड देखो साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ले रहा ही नहीं ले रहा। और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब हम तो ये तो बता देंगे, इन दोनों का कंपैरिजन तो हमें दिक्कत होगा कि एरोमेटिक, दोनों एरोमेटिक है तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताने में दिक्कत होगी, पर इन दोनों से तो वीकर एसिड यही होगा, एंटी एरोमेटिक वाला। एंटी एरोमेटिक मतलब सबसे वीकर एसिड होगा। ठीक है, तो बताओ कि इन दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, नहीं लग रहा, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट से नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाए तो ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है ए की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट भी खींच रहा है, नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज होगा, जितना ज़्यादा डिस्पर्जन ऑफ चार्ज होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एरोमेटिक, इस वाले एरोमेटिक से भी ज़्यादा ये स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ए देन बी देन सी, ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ भी पूछ ले तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ भी यही होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी यही होगा। और बोल ठीक है भाइयों, एसिडिक स्ट्रेंथ भी यही होगा। ठीक है, अब पूछ ले भाइयों के की वैल्यू क्या होगी, यही होगी, ए देन बी देन सी, के का भी ऑर्डर यही होगा। और पी के का ऑर्डर क्या हो जाएगा भैया, इसका उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सी देन बी देन ए। तो भाइयों ये था हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का फंडा जिसको हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं जो हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ पे, हमारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमें हर जगह से तैयार रहना पड़ेगा। तो आ जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है किसमें ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है किसमें ज्यादा होगा। तो भाइयों मैंने पिछले कंसेप्ट में रेट ऑफ रिएक्शन पे ही बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन किसमें ज्यादा होगा, पिछली जो वीडियो लेक्चर था इसी पे बना था। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बताना। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे किस पे डिपेंड कर रहा था, वहां पे भी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा था, स्टेबिलिटी पे। तो भाई ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। और NaNH2 क्या होता है, NaNH2 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये तुरंत प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन हटेंगे, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन हटेंगे, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे भी NaNH2 होगा, NaNH2 होगा। तो भाइयों यहाँ से तीनों से नेगेटिव चार्ज हटाए, तीनों पे एनायन बने। अब चेक करना है रेट ऑफ रिएक्शन कि K1 का ज्यादा होगा, K2 का ज्यादा होगा, K3 का ज्यादा होगा। तो भाइयों रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे भी। और यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एनायन भी चेक करना है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे। ठीक है, तो आ जाओ रेट ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे देखो, ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया। इस पर आ जाओ, ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और जिसकी वजह से ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। इस पे आ जाओ, ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है और ये जो रिंग मैंने एक जैसी बना दी इसको हम चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ढंग सा बन जाए। और ये आ गया, ये देखो, ठीक है, साथ में मेडिक रिंग ले ली है,
7 मेंबर्ड रिंग ले लिया। अब बताओ ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, और कितने प्लेनर? 2 2 4 2 6 2 8, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एंटी एरोमेटिक हो सकता था, पर ये कंपाउंड क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। आपको समझा रखा है मैंने, नॉन एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक वाले इलेक्ट्रॉन को 6 रिंग वाले सिस्टम से जैसे हम आगे बढ़ते हैं 7 मेंबर रिंग में, 8 मेंबर रिंग में, एंटी एरोमेटिक को नॉन एरोमेटिक बोलने लग जाते हैं। तो ये तीनों का हमने डिस्कस कर लिया, ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। तो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनायन किसकी होगी? ए का, K1 का रेट ज़्यादा होगा देन K2 का, देन ये तो एंटी एरोमेटिक है, तो भाई ऑब्वियस ही बात है नॉन एरोमेटिक पहले आना जाएगा, K3 का देन K2 का। तो ये क्या हो, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया भैया आपके पास। अब पूछ ले भाई एसिडिक स्ट्रेंथ बता दो। एसिडिक स्ट्रेंथ, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे चलेंगे, तो K1 का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, देन K3 का, देन K2 का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्लियर हो गया, मतलब किसका, मतलब HA का, इस वाले, मतलब इसी पे चलते हैं A B C में, A B और C में। तो आ जाओ, A का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, देन C का, देन B का, ठीक है। आपसे बोल दे ये एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, अब आपसे बोल दे K की वैल्यू बता दो, तो A देन C देन B यही होगा, और pKa की वैल्यू क्या हो जाएगी? B देन C देन A। उल्टा कर देंगे, नहीं उल्टा कर देंगे? तो ये आपके पास यहाँ पर, तो आज हमने ये 2 चीज़ डिस्कस कर ली। एसिडिक एप्लीकेशन ऑफ एरोमेसिटी इन एसिड एंड बेस, एसिड बेस में भी हमने 2 चीज़ पढ़ी है। प्रोटोन पर प्रोटोनेशन करवाने पर बेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो चीज़ देख ली, और एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन भी देख लिया। तो भाइयों इस लेक्चर में आज इतना ही करना था हमें, और जो हमने कर लिया। अगर जिन भाइयों को अच्छा लगा वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। कीप लर्निंग। और जिन भाइयों को नहीं आ रहा समझ में, तो पिछले से स्टार्टिंग से GOC की वीडियो जरूर देखें, आपको बड़ी हेल्प देगा। और कंसेप्ट थोड़े बहुत भी आते हो किसी को, वो भी देखें, जितने कंसेप्ट मजबूत होंगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है भाइयों। तो इस चीज़ को नोट कर लो।